कभी कभी जिंदगी में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन पर बहुत मुश्किल से यकीन आता है। और ख़ासकर जब कोई ऐसा रिश्ता हमारे साथ धोखा करे जो हमारा बहुत अपना हो, तो यकीन करना नामुमकिन हो जाता है। और जब मुझे पता चला कि मेरे पति ने मुझे मेरे देवर के कमरे में क्यों भेजा था और उनका इरादा क्या था, तो मेरे होश उड़ गए। वो जैसा दिखाई दे रहा था वैसा हरगिज़ नहीं था। मेरी ये कहानी आपको भी हैरान होने पर मजबूर कर देगी कि किस तरह मेरे छोटे देवर ने मेरे ही दामन पर दाग लगाया। मैं सोकर उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे देवर के मुंह पर मेरा दुपट्टा बंधा हुआ था। मैं परेशान होकर जल्दी से उसके मुंह से दुपट्टा खोलने लगी। इतने में मेरी छोटी ननंद कमरे में चली आई। उसने जब मुझे अपने भाई के मुंह से दुपट्टा खोलते देखा तो फौरन पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। उस वक्त तक मैं दुपट्टा खोल चुकी थी और उससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा 13 साल का देवर चीख चीख कर कहने लगा कि भाभी ने मुझे रात भर गंदी गंदी फिल्में दिखाई हैं और जब मैंने इन्हें रोकना चाहा तो इन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। मेरे देवर रजनीश की यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह सरासर झूठ कह रहा था। मैं तो रात भर सोती रही थी। ना ही मैंने उसे कोई गंदी मूवी दिखाई और ना ही मैं इतनी गलत हरकत करने के बारे में सोच सकती थी। वह सिर्फ 13 साल का था और हाथों पैरों से अपंग था, जो अपने हाथ पैर हिला ही नहीं सकता था। मैं कैसे उसे गलत और गंदी चीज दिखा सकती थी, जबकि मैंने तो खुद भी आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। मेरी ननंद जो 15 साल की थी, उसने एक अजीब सी नजर मेरी तरफ डाली और कहने लगी, भाभी आपको शर्म आनी चाहिए। भाई ने आपको रजनीश का ख्याल रखने के लिए उसके कमरे में सोने को कहा है, लेकिन आप तो मेरे मासूम से भाई को ही तबाह करना चाहती हैं। मैं मानती हूँ कि आप भाई से काफी समय से दूर हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप उनकी कमी को पूरा करने के लिए गंदी फिल्मों का सहारा लें और मेरे कम उम्र भाई को भी खराब करें। अपनी छोटी ननंद के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये पहली रात थी जो मैंने रजनीश के कमरे में गुजारी थी और इस पहली ही रात में मेरे चरित्र पर ऐसा दाग लगा कि मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। मैंने अपनी ननंद नैना को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, रजनीश झूठ कह रहा है, लेकिन उसने अपनी आंखें माथे पर रख ली और कहने लगी कि मेरा अपंग भाई आपके बारे में झूठ क्यों कहेगा और उसे ऐसा करने से क्या हासिल होगा। अलबत्ता ऐसा करके आप जरूर भाई की कमी को दूर कर सकती हैं। मैंने फौरन रजनीश से कहा कि वह झूठ ना कहे और अपनी बहन को सच बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सारी रात सोती रही हूँ। लेकिन रजनीश तो अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे ना हटा, बल्कि बार बार वही बात दोहराने लगा कि उसने सारी रात जबरदस्ती मेरे साथ गंदी फिल्में देखी हैं। रजनीश और नैना के सामने अपनी कोई गलती ना होते हुए भी मैं चोर बन गई और मुझे बार बार ये खौफ सता रहा था कि अगर इन दोनों ने मेरे पति राकेश के सामने ऐसी कोई बात कह दी तो क्या होगा। मेरा पति राकेश तो शादी के फौरन बाद ही परदेश चला गया और 6 महीने से परदेश में ही था। अगर उसका अपंग भाई या मासूम बहन उसके सामने मेरे चरित्र को लेकर ऐसी कोई बात कह दे तो यकीनन वे मुझसे ज्यादा अपने भाई बहन की बात पर एतबार करेंगे और इसी बात ने मेरी जान निकाल दी। मैं उन दोनों से मिन्नतें की कि वे इस बात को दोबारा अपनी जबान पर ना लाएं। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी बात सुनकर रजनीश ने तो अपना मुंह फेर लिया, लेकिन नैना कहने लगी, आप बेफिक्र रहें, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि प्रदेश में बैठे अपने भाई को आपकी वजह से तकलीफ पहुँचाऊंगी। मेरा भाई तो ये सुनकर गैरत से अपनी जान ही ले लेगा। बेहतर ये है कि आप आइंदा याद करना। नैना की बात पर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। उसे अभी भी मुझ पर यकीन नहीं था। अगर वे खामोश होने पर राजी थी तो सिर्फ इसलिए कि वह अपने भाई को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और जो तकलीफ मैं उस लम्हे बर्दाश्त कर रही थी उसका एहसास करने वाला कोई नहीं था। नैना पांव पीट कर कमरे से निकल गई। मैंने एक नज़र रजनीश पर डाली, जो दोबारा आंखें बंद करके लेट गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बल्कि यूं कहूँ तो गलत ना होगा कि उस पल मुझे उस मासूम बच्चे से नफरत का एहसास हो रहा था, जिसने पल भर में मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। मैं रूम को सही तरह से करके देवर के कमरे से बाहर निकल आई। नैना अपने कमरे में चली गई थी और मेरी बीमार सांस अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। शुक्र था कि नैना ने उसकी सांस से ऐसी कोई बात नहीं की थी।
मैं तेजी से घर के काम कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ सोच रही थी कि रजनीश ने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। एक 13 साल के बच्चे को इतना बड़ा झूठ कहने की क्या जरूरत थी, और वह बच्चा जो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकता, उसके मुंह पर दुपट्टा कैसे बंधा हुआ था, जबकि कमरे में मेरे अलावा वहां और कोई नहीं था। एक अजीब पहेली थी जो मैं सुलझा नहीं सकी। सारा दिन यूं ही गुजर गया था। मैं अजीब सी हालत में थी। आधी रात हुई तो मुझे अपने पति के आदेश के मुताबिक दोबारा रजनीश के कमरे में सोने के लिए जाना था, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा था अगर वह दोबारा मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा देता तो मैं क्या करती। फिर मैंने सोचा कि शायद बच्चा है, कोई ख्वाब देखा होगा और उसे लगा होगा ये सब मैंने किया है। यही सोचकर मैं दोबारा उसके कमरे में सोने के लिए लेट गई। दरअसल उसकी काफ़ी दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, और मेरी सास ने ये बात जब मेरे पति राकेश को बताई तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेरी सास खुद बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो एक 13 साल के मासूम बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती थी। ननंद 15 साल की थी और उसकी भी परीक्षा हो रही थी। इसलिए मेरे पति ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं हर रात उसके छोटे भाई के साथ सो जाऊं। मुझे ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। हाँ, वैसे भी मुझे अकेले नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा कि अच्छा है, मैं रजनीश की देखभाल कर लूंगी और इस तरह मुझे भी अकेले कमरे में नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं 13 साल का एक मासूम बच्चा समझ रही थी, वही मेरे चरित्र को दुनिया की नजर में दाग दाग कर देगा। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ। रजनीश के मुंह पर मेरा दुपट्टा बंधा हुआ था और जब मैं सोकर उठी तो वह अजीब अजीब सी आवाजें निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी इन आवाजों की वजह से मेरी बीमार सास कमरे में चली आई और उसके मुंह पर मेरा दुपट्टा देखकर उसकी जान निकल गई। मेरी सास गुस्से में मुझसे पूछने लगी, बहू ये सब क्या है? मेरे बेटे के मुंह पर दुपट्टा क्यों बांधा है? मैं पूरी तरह घबरा गई और मैंने कहा कि मैंने तो ये दुपट्टा नहीं बांधा, मैं तो सो रही थी और अभी रजनीश की आवाज पर उठी हूँ। मेरी सास ने घूर कर मुझे देखा और बोली कि मेरा बेटा हाथ और पैरों से अपंग है और अपने मुंह पर खुद दुपट्टा नहीं बांध सकता। नैना रात भर मेरे साथ मेरे कमरे में थी, तो इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन बाकी बचा है? तुम्हारे पति ने तुम पर मेरे मासूम बच्चे की जिम्मेदारी क्या डाल दी? तुम तो अपना असली चेहरा दिखाने पर आ गई हो। अगर तुमसे मेरे बच्चे की देखभाल नहीं होती तो साफ मना कर दो, लेकिन ऐसी घटिया हरकतें ना करो। यह कहकर जैसे ही मेरी सास ने मेरे देवर के मुंह से दुपट्टा खोला तो रजनीश चीख कर कहने लगा, मम्मी, भाभी रात भर मुझे गंदी गंदी फिल्में दिखाती हैं। वे चाहती हैं कि मैं उनके साथ गलत काम करूं। अपनी सास के आगे रजनीश के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और मैंने रजनीश के आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि कुछ तो भगवान का खौफ करो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भाई की इज्जत हूँ। मैं क्यों तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहूंगी? और मैंने तो कभी खुद भी ऐसी कोई गंदी चीज नहीं देखी, तो तुम्हें कैसे दिखा सकती हूँ? तुम तो मेरे लिए छोटे भाइयों की तरह हो। मेरी सास तो अपने बेटे की हर बात पर यकीन कर बैठी थी। उन्होंने मुझे बहुत ही बुरा भला कहा और कहने लगी कि 6 महीने अपनी पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो अपने छोटे से देवर पर ही गंदी नजर डालने लगी हो। तुम बहुत ही नीच और चरित्रहीन हो। मैंने तो पहले ही अपने बेटे से कहा था कि किस खानदान से लड़की ब्याह कर ला रहे हो, लेकिन उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। अगर वे तुम्हारा ये गंदा रूप देखेगा तो उसकी आंखों से भी मोहब्बत की पट्टी उतर जाएगी। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा कि मेरा यकीन करे, रजनीश झूठ कह रहा है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन मेरी सास को कहा मेरी बात पर यकीन आना था। मेरे पति ने मुझसे अपनी मोहब्बत की शादी की थी और ये बात पहले ही मेरी ससुराल वालों की नज़र में बहुत चुभती थी, और अब तो रही सही कसर रजनीश के झूठ ने पूरी कर दी। मैं सबकी नज़रों में गिर चुकी थी। नैना ने तो फिर भी राकेश से ये बात छुपा ली थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी सास कभी राकेश से ये बात नहीं छुपाएंगी, बल्कि बढ़ा चढ़ा कर उसके आगे बताएंगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं तो हमदर्दी और मोहब्बत के नाते अपने देवर की सेवा के लिए इस कमरे में चली आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर मेरी किस्मत के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। मेरी सास कमरे से निकल कर जा चुकी थी। मैंने रजनीश की आंखों में देखा जहाँ अजीब सी बेचैनी थी।
लेकिन बातों से तो वह बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ कह रहा हो वह सच हो। मैंने नफरत से रजनीश पर एक नज़र डाली और कमरे से बाहर चली आई। मेरा सारा वक्त रोते हुए ही गुजर गया। मैंने दिन में कई दफ़ा अपनी सांस को यकीन दिलाना चाहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं कैसे यकीन करती। उन्होंने खुद अपनी आंखों से अपने बेटे के मुंह पर दुपट्टा बंधा हुआ देखा था और जो कुछ उनके बेटे ने उन्हें बताया उसके बाद तो मैं ही उनकी नज़रों में मुजरिम थी। शाम को राकेश का फ़ोन आया तो मुझे यकीन था कि वे मुझसे बहुत झगड़ा करेंगे और मुझे पूरा भला कहेंगे, क्योंकि अब तक तो उनकी माँ ने उन्हें सुबह वाली बात के बारे में बता दिया होगा। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब राकेश ने किसी ऐसी बात का जिक्र तक न किया। वे तो बहुत खुश थे और बता रहे थे कि उनकी नौकरी में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। मैंने भी अपना रवैया उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल रखा। मैं भी उन तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंचाना चाहती थी। और फिर फ़ोन बंद करते वक्त राकेश ने मुझे फिर से कहा कि मैं रजनीश का ख्याल रखूं। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसे किसी की देखभाल की सख्त ज़रूरत है। राकेश ने मुझसे वादा मांगा कि मैं उनके भाई का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और ना चाहते हुए भी मैंने उनसे वादा कर लिया। रजनीश तो मेरे लिए एक मुसीबत बन गया। उसके पास उसके कमरे में जाकर सोना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन अपने पति से जो वादा मैंने किया था मुझे उसे निभाना था। अगली रात मेरी सांस दवा खाकर सो गई और नैना भी उनके साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी, तो ना चाहते हुए भी मुझे रजनीश के पास उसके कमरे में आना पड़ा। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वह बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया और खामोशी से सोफे पर लेट गई। लेकिन आज ना ही मुझे नींद आ रही थी और ना ही मेरा सोने का कोई इरादा था, बल्कि मैंने ठान लिया था कि आज मैं सोने की एक्टिंग करूंगी और जानकर रहूंगी कि रात भर आखिर इस कमरे में होता क्या है। और फिर जो कुछ मैंने देखा, मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम मानसी है और मेरी शादी को 6 महीने हो गए। मेरी शादी राकेश से हुई, जो शादी करते ही मुझे अपने घर वालों के पास छोड़कर फौरन परदेश चले गए थे। राकेश और मेरी पसंद की शादी थी और इस शादी पर उनके घर वाले कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से संबंध रखती थी और अपने घर का गुजारा चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ती थी। राकेश से मेरी मुलाकात उसी होटल में हुई जिस होटल में मैं वेटर की नौकरी करती थी। राकेश वहां अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आते थे। वह कनाडा से चंद दिनों की छुट्टियों पर आए हुए थे और दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहे थे। तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। राकेश को मुझसे पहली ही नज़र में मोहब्बत हो गई और कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे खुद ही प्रपोज भी कर दिया। मुझ पर अपने घर बार की जिम्मेदारी थी और मैं किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी, लेकिन राकेश की मोहब्बत ने मुझे अपने साथ बांध लिया। राकेश वापस जाने से पहले मुझसे शादी करना चाहते थे और जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो मेरी माँ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इस तरह उन लोगों का गुजारा कैसे हो सकता था। राकेश ने मेरे घर वालों को यकीन दिलाया कि वे इनका खर्चा भी उठाएंगे और मुझे भी हर तरह की खुशी देंगे। मेरी माँ एक गरीब औरत थी, उसे मुझसे कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए फौरन राजी हो गई। राकेश 4 लोगों की मौजूदगी में मुझे अपने साथ विदा करवा कर ले गए और शादी के बाद 10 दिन उन्होंने मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजारे। मेरे ससुराल वाले इस शादी पर राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुलकर ऐसी कोई बात भी नहीं की थी कि जिससे मुझे परेशानी होती। राकेश का छोटा भाई रजनीश हाथ पैरों से अपंग था और अपने कमरे में रहता था। राकेश इससे बहुत मोहब्बत करते थे और जल्द से जल्द इसका इलाज करवाने की ख्वाहिश रखते थे। राकेश ने मुझे कहा था कि वे रजनीश का इलाज करवा कर और नैना की शादी करके हमेशा के लिए वापस वतन लौट आएंगे, और मैंने भी उनके वादे का सहारे अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था। राकेश रोजाना मुझे फोन भी करते और उनके घर वालों का रवैया भी ठीक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रजनीश की तबीयत कुछ खराब सी थी और राकेश को इसी बात की फिक्र सता रही थी। राकेश ने मुझे कहा कि मैं उनके भाई के साथ रात को सो जाया करूं।
क्योंकि उसकी माँ इस काबिल नहीं रही थी कि वह अब बीमार बेटे की देखभाल कर सके। रजनीश तो खुद से पानी का गिलास भी नहीं उठा सकता था। मेरे पति ने बहुत प्यार से मुझसे ये बात कही थी, मैं उन्हें कैसे इनकार कर सकती थी। और फिर रजनीश तो मेरे छोटे भाइयों जैसा था, इसलिए मैं फौरन राजी हो गई। लेकिन यही शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं मुश्किल से 4-5 दिन ही रजनीश के कमरे में सोई थी और मेरे दामन में ऐसे कांटे पड़े थे कि मेरे लिए उनसे बचना मुश्किल हो गया था। जिस रात सच जानने के लिए मैंने सोने का नाटक किया, उस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे मैं 13 साल का बच्चा समझ रही थी, वह हरगिज 13 साल का बच्चा नहीं था। रजनीश को प्रदेश में रहते हुए कई साल हो चुके थे और इसी वजह से शायद वे अपने भाई की सही उम्र से अनजान थे। रजनीश दरअसल एक 16 साल का लड़का था जो ना की बीमार था और ना ही उसके हाथ पैरों में कोई मसला था। इस रात जैसे ही मैंने आंखें बंद करके सोने के लिए लेटी तो रजनीश अपने बिस्तर से उठकर मेरे पास आया और मेरे ऊपर से दुपट्टा खींच लिया। मेरे चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए मुझ पर झुका और मेरे वजूद को आर पार होती नजरों से देखने लगा। रजनीश को अपने इतने करीब पाकर तो मेरे होश गुम होने लगे और जिस बात ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया वह रजनीश का अपने पैरों पर खड़े होना और अपने हाथों से मेरे वजूद से दुपट्टा अलग करना। उसके बाद रजनीश आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल गया और जब वापस लौटा तो वह मेरे पति के कपड़े पहने हुए खुद को आईने में देख रहा था और गुनगुना भी रहा था। और फिर मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है, इसलिए अब जब तक मैं तुम्हें इस घर से बाहर ना निकलवा देता सुकून से नहीं रहूंगा। पहले मेरा भाई मेरे इलाज के नाम पर और मेरे खर्चे के नाम पर ढेर सारे पैसे भेजता, जिससे मैं खूब अय्याशियां करता था, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था। लेकिन जब से उसने तुमसे शादी की है वह हर महीने मेरे खर्चे के पैसे भी तुम्हें भेज दिया करता है और तुम एक एक रुपया देखभाल कर खर्च करती हो। और अब तो तुम हर रात मेरे सर पर मुसल्लत हो गई हो। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा पाता। मैंने अपंगता का ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था कि हर चीज से जान छुड़ा सकूं और सुकून और अय्याशी की जिंदगी जी सकूं। लेकिन जब से तुम भाई की जिंदगी में शामिल हुई हो मेरी जिंदगी मुसीबत बन गई है। एक दफा मैं तुम्हें भाई की जिंदगी से बाहर निकाल दूं, फिर मेरी जिंदगी पहले की तरह बाहर बन जाएगी। जब हर रात मैं तुम पर इल्जाम लगाऊंगा तो एक न एक दिन मेरी ये बात अपने बड़े बेटे को सुना ही देंगी और मेरा बेवकूफ भाई जो मेरी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन करता है वे तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकाल देगा। फिर सारा खर्चा वापस नैना के साथ आ जाएगा और मैं नैना से पैसे लेकर अपनी अय्याशियां पूरी करूंगा और नैना भी सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब से तुम आई हो उसे भी पढ़ाई का ढोंग रचाना पड़ता है। ना ही नैना को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी है और ना ही मैं अपंग हूँ। हम तो अपने बड़े भाई के पैसों से ऐश करते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। रजनीश के सच ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। थोड़ी देर में नैना भी कमरे में चली आई। रजनीश और नैना ने मिलकर सारी रात मेरे मोबाइल फोन पर फिल्में देखी और सुबह के वक्त जब नैना वापस चली गई तो रजनीश ने मेरे दुपट्टे से खुद अपना मुंह बंद कर लिया और लेटकर आवाजें निकालने लगा जैसे किसी ने उस पर जुल्म किया हो। वे हर रात मुझे नींद की दवा देकर सुलाते थे, इसलिए मैं उनका सच नहीं जान सकी। लेकिन गुजरी रात उसने जिस दूध में नींद की दवा मिलाई थी मैंने वह दूध नहीं पिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति अपने जिस भाई पर जान छिड़कता है उसका वही भाई उसे इतना बड़ा धोखा दे रहा है और अपनी अय्याशी के लिए वह अपंगता का बहाना बनाकर घर तक बर्बाद करने पर तुल गया है। अगली सुबह फिर मेरे चरित्र पर इल्जाम लग चुका था, लेकिन इस बार मैं खामोश रहने वाली नहीं थी। मैंने ना सिर्फ अपनी सास को सब कुछ सच सच बता दिया बल्कि उनके सामने ही राकेश को खुद फोन मिलाकर सारी हकीकत से आगाह कर दिया। राकेश मेरी बात पर यकीन करते या ना करते उसे मैंने अपनी किस्मत पर छोड़ दिया और उस वक्त मेरी हैरत की इम्तिहान न रही जब राकेश ने मेरी हर बात पर यकीन कर लिया और कहने लगे, मैंने तुम्हें रजनीश के कमरे में सोने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे मेरे किसी दोस्त ने रजनीश की हरकतों के बारे में बता दिया था। उसने रजनीश को नशे की हालत में सड़क पर दोस्तों के साथ गुंडागर्दी करते देखा था, लेकिन मुझे अपने दोस्त की बात पर यकीन नहीं आया कि मेरा अपंग भाई रात के वक्त सड़कों पर ऐसा करेगा।
फिर जब यही बात मुझे किसी और से पता चली तो मैंने सब कुछ जानने का फैसला किया और तुम्हारे अलावा कोई नहीं था जिस पर मैं भरोसा करता, इसलिए मैंने तुम्हें रजनीश के कमरे में भिजवा दिया। सच कहूँ तो मुझे अपने दोस्त की बात झूठ लगी थी, क्योंकि मैं रजनीश से बहुत मोहब्बत करता था और मुझे उस पर पूरा भरोसा था। जब रजनीश हाथ पैरों से अपंग हुआ उस वक्त मैं प्रदेश में था और मुझे माँ ने बताया था कि रजनीश एक एक्सीडेंट में हमेशा के लिए हाथ पैरों से अपंग हो गया है। वो अब अपने हाथ पैरों को हिला भी नहीं सकता। तो उस दिन मैं खून के आंसू रोया। इसलिए जब मुझ तक ये खबर पहुंची कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है तो मेरे लिए यकीन करना नामुमकिन हो गया। लेकिन अब मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सिर्फ अपनी अय्याशिया और पढ़ाई से बचने के लिए रजनीश ने खुद को अपाहिज बना डाला। मैं हमेशा के लिए वतन वापस आ रहा हूँ, क्योंकि जिस बहन भाई के भविष्य के लिए मैं प्रदेश काट रहा था वे इस काबिल नहीं है। रजनीश और नैना भी यह जानकर दंग रह गए कि उनका भाई पहले ही उनकी हकीकत को जान चुका था। एक हफ्ते बाद राकेश हमेशा के लिए लौट आए और उन्होंने रजनीश को आते ही किसी नौकरी पर लगा दिया और नैना की पढ़ाई पर सख्ती कर दी। कभी कभी राकेश मेरे पास बैठते तो कहते कि मुझे लगा कि मैं अच्छी तरह कमा कर अपनी बहन भाइयों को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूल गया कि परवरिश के लिए पैसे नहीं बल्कि बड़ों का साथ होना ज़रूरी होता है। मेरे बहन भाइयों को मेरे पैसों की नहीं मेरे साथ की ज़रूरत है, क्योंकि वे उम्र के जिस हिस्से में हैं वहाँ अच्छी परवरिश बहुत ज़रूरी होती है। मेरी बीमार माँ उन पर तवज्जो ना दे सकी और इसी वजह से वे दोनों गलत रास्ते के राही बन गए। मैं राकेश को तसल्ली देती कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात को पूरे 2 साल हो चुके हैं। मैं और राकेश बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। रजनीश और नैना को भी उन्होंने अपनी सख्ती और मोहब्बत से सुधार लिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।